हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपका चल रहा था, जिसमें मैंने आपको तमाम थ्योरेटिकल बातें बता दी हैं। और हमारा चल रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला जो बेसिक आपका टर्म्स है, यानी जो वर्ड है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इन सारे मतलब को मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग अकाउंटिंग टर्म्स का क्या क्या मतलब होता है। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा वर्ड या ऐसा टर्म्स मिलेगा जिसको हमको समझना ज़रूरी है, उसी को हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कहते हैं। और हमने अलग अलग अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब भी समझा। जैसे हम ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, अकाउंट किसे कहते हैं, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये सब कुछ हमने समझा। फिर एसेट किसे कहते हैं, एसेट का जितने टाइप है उन सारे टाइप को हमने समझा। और फिर हमने देखा बहुत सारा एसेट का टाइप था, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, क्विक एसेट किसे कहते हैं, करंट एसेट किसे कहते हैं, नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं, कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, ये सारी चीज़ हम देख रहे थे। प्रॉफिट क्या है आपका, गेन किसे कहते हैं, डिस्काउंट क्या है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट के वीडियो में देखा है कि प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, डिस्काउंट हम किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने लास्ट के वीडियो में देखा है। इसको एक बार हम बाद में ब्रीफ कर देंगे थोड़ा। पहले आज के टॉपिक को हम समझते हैं कि टर्नओवर का क्या मतलब होता है, लाइव स्टॉक का क्या मतलब होता है, एंटिटी का क्या मतलब होता है, एंट्री का क्या मतलब है। छोटा छोटा टर्म्स है। जीएसटी की किसे कहते हैं, कब जीएसटी को लाया गया, क्या मतलब होता है जीएसटी का, इसको अभी हम ब्रीफ में समझेंगे। इसके थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा अभी हम समझेंगे कि जीएसटी सिर्फ बोलते किसको है, ये अभी हम समझेंगे। बाद में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसका जर्नल एंट्री किस तरीके से पास किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। तो जीएसटी का एक अलग से ही आपका टॉपिक रहेगा, जिसमें पूरा जीएसटी के बारे में ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री वगैरह जीएसटी का बनता है, और जीएसटी किस तरीके से पे किया जाता है, क्या क्या टैक्स स्लैब है इसका, मतलब क्या रेट है जीएसटी का, ये सब कुछ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके आज के टॉपिक से। जो है सबसे पहला आपका टर्नओवर। तो टर्नओवर का क्या मतलब होता है, बिजनेस में या कंपनी में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि बेसिक आपका अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं हम। टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स टोटल सेल मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जब हम एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस जितना टोटल सेल करती है, उस टोटल सेल को कहती है कंपनी टर्नओवर। तो आपने सुना होगा कि टर्नओवर का क्या मतलब होता है। तो कंपनी ने एक पर्टिकुलर पीरियड में जितना टोटल सेल किया है उसी को यहाँ पर कहा जाता है टर्नओवर। यानी कंपनी टोटल सेल कितना की है, 50 करोड़ का, 50 करोड़ का किया है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, या कितना टर्नओवर है। तो कंपनी टोटल जितना एक पर्टिकुलर पीरियड में सेल करती है उसे हम टोटल सेल कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसे हम टर्नओवर कहते हैं। इसके बाद है आपका लाइव स्टॉक। स्टॉक का तो मतलब आप लोग जानते ही है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री के बारे में और स्टॉक के बारे में। तो इन्वेंट्री आपका एक वाइड टर्म है जिसमें आपका स्टॉक भी आता है। इन्वेंट्री अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम बात करें तो इन्वेंट्री का मतलब होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ जो आप परचेस करते हैं सेल करने के लिए, तो इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इन्वेंट्री का आपका वाइड मीनिंग होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। रॉ मटेरियल को भी आप इन्वेंट्री बोलते हैं, आप वर्क इन प्रोग्रेस को भी इन्वेंट्री के टर्म में लाते हैं, आप फिनिश गुड्स को भी इन्वेंट्री में रखते हैं, और स्टॉक इन ट्रेड को भी आप इन्वेंट्री में रखते हैं। तो मतलब इन्वेंट्री एक वाइड टर्म है और स्टॉक उसका पार्ट है। स्टॉक का जो जनरली सेंस होता है वो फिनिश गुड्स के सेंस में कहते हैं। तो वो सारा स्टॉक उसे कहते हैं जो अभी अनसोल्ड है, मतलब आप गुड्स को परचेज किए हैं सेल करने के लिए, लेकिन अभी वो अनसोल्ड है, अभी वो आपके शॉप में, आपके बिजनेस में वो पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, तो उसे हम स्टॉक कहते हैं और वो स्टॉक करंट एसेट होता है। ये तो मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया। यहाँ पर है लाइव स्टॉक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लाइव स्टॉक। जैसे अगर आप एनिमल्स का व्यापार करते हैं, आपका खरीदना बेचना काम है एनिमल्स को, जैसे आपका कोई भी हो सकता है, हॉर्स हो सकता है या फिर आपका पिग हो सकता है। तो जो भी एनिमल्स का आप अगर व्यापार करते हैं उसको खरीदना बेचना आपका काम है और अभी तक वो बिका नहीं है,
तो उसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। लाइव स्टॉक इसलिए क्योंकि जो जीवित चीज़ें हैं जिसका आप व्यापार करते हैं उसको हम बोलते हैं आपका लाइव स्टॉक। जैसे गाय बेचना हो गया, घोड़ा बेचना हो गया, खच्चर हो गया, आपका पिग हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब आप खरीदते हैं बेचने के लिए लेकिन अभी भी वो अनसोल्ड है तो उसे हम कहते हैं आपका लाइव स्टॉक। तो एनिमल हो गया, हॉर्स हो गया, ईटीसी विच आर यूज्ड इन अ ट्रेड आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। तो उसको आपका खरीदना बेचना काम है और वो अभी स्टॉक में है आपके पास, वो आपके स्टॉक में, आपके बिजनेस में है, तो वो आपका लाइव स्टॉक की तरह उसको ट्रीट करते हैं, उसको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो जीवित चीज़ों के लिए, एनिमल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइव स्टॉक। इसके बाद आते हैं हम कि आपका एंटिटी किसे कहते हैं, या कह सकते हैं कि बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो व्यापार कर रही है। हर अलग अलग कंपनी को या बिजनेस को हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। अब सारी कंपनियां हैं जो अपने आप में बहुत सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है। जैसे एलजी, अब एलजी का बात करें तो एलजी टीवी भी बना रही है, वॉशिंग मशीन बना रही है, आयरन भी बना रही है, पेन ड्राइव भी बनाती है। तो बहुत सारा आइटम्स जो है एलजी अपने प्रोडक्ट में या अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस चीज़ को बनाती है। तो एलजी एक कंपनी है जो बिजनेस एंटिटी है। उसी तरीके से आपका हो गया सैमसंग हो गया, या फिर बात करें विप्रो हो गया, या फिर हम बात करें आपका कोई भी कंपनी की मारुति सुजुकी हो गया। तो ये सब कुछ है आपका एक बिजनेस एंटिटी। मतलब वो एक एंटिटी है, एक इकाई है जो बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाती है और मार्केट में सेल करती है, बस। तो बोलता है एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। अच्छा, बिजनेस एंटिटी या सिर्फ हम एंटिटी बोले या इकाई बोले तो ये एक इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमिक यूनिट क्यों है? क्योंकि जो भी आपका बिजनेस एंटिटी है, जैसे एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, विप्रो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये एक इकोनॉमिक यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पैसे के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है। बिना प्रॉफिट के लिए कोई भी कंपनी काम नहीं करती है। उनका मकसद ये होता है कि या तो हम गुड्स बेचें या तो हम सर्विस दें और बदले में हम प्रॉफिट कमाएं। तो जितना भी ये अलग अलग कंपनियां या अलग अलग बिजनेस ये काम कर रही है उसको हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं। तो ये क्या है? एक इकोनॉमिक यूनिट है विच इज़ फॉर्म्ड, जो कि बनाया जाता है फॉर अर्निंग इनकम। तो इनकम जनरेट करने के लिए, आप प्रॉफिट कमाने के लिए ये सबको बनाया जाता है बाय प्रोवाइडिंग। अच्छा, तो कैसे ये प्रॉफिट कमाएगी, इनकम कमाएगी? तो बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करेगी? सर्विस और सेलिंग गुड्स। तो ये या तो सर्विस रेंडर करेगी या फिर गुड्स को बेचेगी बना करके, तब ये प्रॉफिट कमाएगी, जिसको इकोनॉमिक यूनिट कहते हैं हम, और जिसे हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पर हम दिए हैं, आपका हो गया एलजी इलेक्ट्रॉनिक लाइफ गुड्स, जो है आपका एक कंपनी है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाती है, बेचती है। तो ये कंपनी आपका जो है वो बिजनेस एंटिटी कहलाएगा। विप्रो जो है वो आपका कहलाएगा एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। मारुति सुजुकी है वो भी अपने सामान को, यानी कि जो गाड़ी वगैरह है, फोर व्हीलर, उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसको बेचती है। तो ये सब जो आपका अलग अलग बिजनेस है उसी को हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको हम? एंटिटी यानी इकाई। इसके बाद हम आते हैं कि एंट्री कैसे कहते हैं। एंट्री किसे कहेंगे हम अकाउंट्स में? व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आप ट्रांजैक्शन को या इवेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि एंट्री कर लो। जैसे आप लोग क्लास में बैठते हो और हम आपसे बोलते हैं कि ये वाला एंट्री करो। एंट्री करो मतलब उसको रिकॉर्ड करो, उसको अपनी जगह पर लिखो, जहाँ उसका जगह है, डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में है, कहीं भी हो, तो वो उसको क्या करो, आप उस जगह पर लिखो। तो उसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग टर्म में एंट्री करना। तो ये तो छोटा सा वर्ड है आपका। इसके बाद है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपको पता ही होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसे हम कहते हैं। देखिए, जीएसटी कब लाया गया? जीएसटी को तो 24 मार्च 2017 को वो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ जीएसटी का, और 1 जुलाई 2017 को जो है वो पूरे देश भर में जीएसटी को लागू कर दिया गया।
जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वैसा टैक्स जो किस पे लगता हो, गुड्स पे लगता हो या सर्विस पे लगता हो, उसे हम जीएसटी कहते हैं। तो टैक्स जो है वो दो भागों में बांटा गया है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। अब जीएसटी लाने का क्या मकसद है? देखिए, जीएसटी का जो मकसद है लाने का वो है वन नेशन वन टैक्स। मतलब अगर एक नेशन है तो उसमें सारे जगह पर जितना भी राज्य है अलग अलग, उसमें एक तरीके का ही टैक्स सिस्टम हो, और जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है, सब कुछ जीएसटी के अंदर रखा गया है। किसको किसको छोड़ करके? तो पेट्रोलियम और अल्कोहल को छोड़ करके सबको जीएसटी के अंदर रखा गया है। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे हम जीएसटी कहते हैं, और ये पूरे देश भर में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। तो लिखता है ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स ईटीसी हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स। एक सिंगल टैक्स सिस्टम था जिसको बोलते हैं जीएसटी, सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो जीएसटी क्या होता है? जैसे अगर हम एक व्यापारी हैं तो अपने सप्लायर से अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम जीएसटी अपने सप्लायर को पे करेंगे। तो जीएसटी जो हमने सप्लायर को अपना पे किया वो मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने अपने सप्लायर को जीएसटी का पैसा पे किया, वो जब हम उससे हमने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, अब जब हम उसको मार्केट में कस्टमर को सेल करेंगे तो कस्टमर से वो जीएसटी हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। इसीलिए सप्लायर को पे किया गया जीएसटी एसेट है, और कस्टमर से जो हम कलेक्ट किए यानी सेल करने से जो हम जीएसटी कलेक्ट किए एक्चुअली में वो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो सप्लायर को जो जीएसटी हमने पे किया उसे इनपुट जीएसटी कहेंगे, और हमने जो जीएसटी को कलेक्ट किया कस्टमर से उसे हम आउटपुट जीएसटी कहेंगे, और आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर लेंगे और जो बैलेंस होगा वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। तो खैर ये बाद की बातें हैं, इसको हम बाद में समझाएंगे, अभी आपको उतनी बातें समझ में नहीं आएगी। तो फिलहाल हम समझते हैं कि जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। ठीक है, और जीएसटी को कब लाया गया है? तो जीएसटी को पार्लियामेंट में पास किया गया 24 मार्च 2017 को, और पूरे देश भर में लागू कर दिया गया आपको 1 जुलाई 2017 को। अब जितना भी स्टेट लेवल टैक्स भी था वो सबको भी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। जैसे आपका लग्जरी टैक्स है, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, तो ये सारा जितना भी आपका टैक्स है इन सब को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। पेट्रोलियम को और अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि जीएसटी का टैक्स रेट होता है, एक स्लैब बना हुआ है। जैसे आपका जीएसटी का आप जानते होंगे कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये जो है वो जीएसटी का टैक्स स्लैब है, या बोलते हैं कि जीएसटी रेट स्ट्रक्चर है ये, और इसी हिसाब से जीएसटी को लागू किया गया है इसी टैक्स रेट के अंदर। मतलब जो बहुत इसेंशियल आइटम है, खुला आइटम जो है, तो उस पर 0% जीएसटी है। जो इसेंशियल आइटम है, एकदम ज़रूरी का बुनियादी चीज़, खाने पीने का सामान है जो खुला में बिक रहा है, तो उस पर 0%। फिर जैसे जैसे आप लग्जरी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, जैसा कि कहा गया है कि जैसे जैसे आप लग्जरी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जीएसटी का रेट भी आपका बढ़ता जाएगा। तो खाने पीने का सामान या एसेंशियल गुड्स पे 5%, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आपका जीएसटी का जो रेट है वो भी आपका बढ़ाएगा। यानी कि आप लग्जरी की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जो भी जीएसटी है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है वो इसी के अंदर आपका आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर जीएसटी 30% लेगा, नहीं, टैक्स स्लैब में है ही नहीं किसी गुड्स पे, तो आप जीएसटी 30% नहीं ले सकते हो। मैक्सिमम जीएसटी जो है आप
28% ही किसी गुड्स एंड सर्विस पे ले सकते हो, ये इसका मतलब है। मिनिमम 0% जीएसटी है नहीं उस पर। और जो बहुत इसेंशियल आइटम है, खाने पीने की बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बिना इंसान का काम नहीं चलेगा, तो वो है आपका खुला सामान वगैरह जो बिक रहा है, दाल चावल, वो सब चीज़ आपका 0% जीएसटी के अंदर आएगा। और मैक्सिमम जो गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी लिया जा सकता है वो आपका 28% है। तो इससे ज़्यादा आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो है देना नहीं होगा। तो ये एक टैक्स स्लैब आपका बनाया गया है जीएसटी का। अब जीएसटी जो है कितने टाइप का होता है, तो ये हो गया आपका CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर होता है IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सारा आपका जो है जीएसटी का टाइप है। अगर आप व्यापार इंट्रा स्टेट कर रहे हो, यानी एक स्टेट से एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में एक स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर जो आपका जीएसटी लगेगा वो आपका लगेगा CGST, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, और उसमें लगेगा SGST, दोनों जीएसटी लगेगा। अगर मान लीजिए जीएसटी का यहाँ पर रेट है, जीएसटी का रेट मान लीजिए अगर 12% है, अगर जीएसटी का 12% है, बोलता है 12% जीएसटी है, तो 6% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% चला जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को। अगर विद इन द स्टेट यानी इंट्रा स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो, यानी आप एक ही स्टेट के अंदर व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो आपका कौन सा जीएसटी लगेगा, CGST और SGST। अगर आपका रेट जो है जीएसटी का वो 12% है तो 6% और 6%, यानी 6% चला जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर मान लीजिए जीएसटी का रेट 18% है तो ये हो जाएगा आपका 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को और आपका 9% हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर जीएसटी बोलता है 18% है तो यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर आप व्यापार एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कर रहे हैं तो आपका जो जीएसटी लगेगा वो, या जो जीएसटी कहते हैं उसे बोलेंगे इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट व्यापार नहीं कर रहे हैं, इंटर स्टेट कर रहे हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो जीएसटी आपका लगेगा वो लगेगा आपका IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये आपका मान लो अगर 12% है तो 12% लग जाएगा, जिसमें से बाय फॉरगेट ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी इसमें से 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो विद इन दिस स्टेट, इंट्रा स्टेट CGST, SGST और इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में लगेगा जो जीएसटी वो IGST है आपका। इसके बाद UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर आपका UTGST लगेगा। तो यही आपका टैक्स स्लैब है और इतने टाइप का जीएसटी है आपका। अब जीएसटी को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री वगैरह कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना आपको याद रखना है कि गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला टैक्स को हम बोलते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है उन सबको मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के अंदर और एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। पूरे भारतवर्ष में ये लागू है, आप कहीं भी चले जाइए तो आप इस स्लैब से बाहर नहीं जाइएगा। यानी अच्छा, अल्कोहल को और पेट्रोलियम को इससे बाहर रखने का रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए कि सरकार चाहती है कि हम अल्कोहल पर 28% से ज़्यादा टैक्स लें, अगर अल्कोहल को या पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि सरकार जो है वो मैक्सिमम उस पर जो टैक्स ले सकती है वो 28% ही ले सकती है। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि हम पेट्रोलियम पे या फिर अल्कोहल पे 28% से ज़्यादा टैक्स ले, यानी पब्लिक से ज़्यादा पैसा ले हम टैक्स के तौर पे, तो उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगर वो जीएसटी के अंदर आ गया तो मैक्सिमम 28% से ज़्यादा टैक्स नहीं होगा, ना ही अल्कोहल के ऊपर ना ही पेट्रोलियम के ऊपर। इसीलिए उसको हम जीएसटी से बाहर रख दिए। हम चाहे तो उस पर 30% का भी टैक्स ले सकते हैं, यानी 28% से ज़्यादा का भी हम उस पर टैक्स वसूल सकते हैं। तो इसीलिए उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था जो मैंने आपको समझाया, और ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, जैसे जैसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे सारी बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, कुछ भी आपका रहेगा नहीं। जब प्रैक्टिकल पे आओगे तो सारी बातें आपका क्लियर हो जाएगा। तो जितना भी अभी तक मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसको आप लाइन से देखना और सब कुछ को ध्यान से समझना। ये जो आपका यूनिट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसमें अगर फिर से भी आपको अगर कोई भी वर्ड्स को, कोई भी टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमसे पूछोगे। इसके बाद हम आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है ये तो आपका हो गया है। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम पूरा अकाउंटिंग करेंगे, तो वो सारी बातें हम आपको नेक्स्ट यूनिट में बताएंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है आपका है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें हम बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सीखेंगे, सिद्धांत को सीखेंगे, जिसकी मदद से हम अकाउंटिंग करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ आज। यूनिट नंबर 2 भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारे प्रिंसिपल को जब हम सीख जाएंगे तब यूनिट नंबर 3 से जो है वो हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। यानी हम आपको सिखाएंगे कि सबसे पहला जो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन आपको सिखाएंगे, फिर हम जर्नल एंट्री का आपको रूल बताएंगे और फिर जर्नल एंट्री हम आपको किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।